जब भी तानाशाहों की बात होती है तो युगांडा के डिक्टेटर ईदी अमीन का जिक्र जरूर आता है। कद में 6 फुट और 4 इंच लंबे और लगभग 150 किलो वजन वाले ईदी अमीन ने एक मामूली सैनिक से देश के शासक तक का सफर बड़े ही खूंखार तरीके से तय किया था। माना जाता है कि ईदी अमीन के शासनकाल में युगांडा में लगभग 5 लाख लोग मार डाले गए। ईदी अमीन को लीबिया, सोवियत संघ और जर्मनी का सपोर्ट मिला हुआ था, लेकिन अपने ही देश में पनपते लोगों के असंतोष और तंजानिया के खिलाफ लड़ाई ईदी को भारी पड़ गई। उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। पहले लीबिया में उसने शरण ली और उसके बाद सऊदी अरब ने उसे शरण दे दी। ईदी अमीन के कार्यकाल के दौरान युगांडा में भारत के राजदूत रहे मदनजीत सिंह ने अपनी एक किताब में जिक्र किया है कि अमीन के घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। सिर्फ एक नौकर को ही अंदर जाने की इजाजत थी। एक बार जिद करके अमीन की पत्नी भीतर गई तो उसने अपने पुराने प्रेमी का कटा हुआ सिर रखा देखा। ये भी माना जाता है कि इस खूंखार तानाशाह को इंसानों का खून पीने की आदत थी और वो अक्सर अपने दुश्मनों को मानकर उनका खून पी जाया करता था। शरीर से बेहद ताकतवर ईदी अमीन 1950 के दशक में देश का नामी हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन भी रहा करता था। युगांडा के इस तानाशाह को एशियाई लोगों से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसका मानना था कि एशियाई लोगों की वजह से जो युगांडा के मूल नागरिक हैं वो पिछड़े रह गए हैं। ऐसे में जब वो तानाशाह बना और उसने अपने आप को युगांडा का सर्वे सर्वा घोषित किया तो उसने कहा कि उसने एक सपना देखा है और उस सपने में उसे एशियाई लोगों को देश से बाहर भेजने को कहा गया है। हालांकि इस कदम के उठाने के बाद युगांडा की जो इकोनॉमी थी वो लगभग ठप हो गई, क्योंकि वहां पर ज्यादातर भारतीय लोग ही थे जिन्होंने युगांडा की इकोनॉमी को संभाला हुआ था। ईदी अमीन लगभग 8 सालों तक युगांडा का शासक बना रहा। अपने कार्यकाल के दौरान उसने एशियाई मूल के लोगों पर सबसे ज्यादा हिंसा की। उसने एकदम से एशियाई, जिनमें भारतीय सबसे ज्यादा थे, उन लोगों को देश निकाला दे दिया। उस वक्त वहां लगभग 50,000 हिंदुस्तानी रहा करते थे। ईदी ने यह भी कहा कि जाने वाले अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेस और लगभग 50 पाउंड ही ले जा सकते हैं। हिंदुस्तानियों ने तब अपनी जायदाद छोड़कर रातों रात ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में शरण ली। ईदी अमीन को दुनिया के कुछ सबसे खूंखार और रहस्यमय तानाशाहों में गिना जाता है। ईयर 1925 में कोबोको में जन्मे ईदी ने 1946 में बावर्ची के रूप में ब्रिटिश सेना में काम करना शुरू किया। अपने कद और ताकतवर शरीर के कारण जल्दी ही ईदी अमीन आगे बढ़ता गया और उसका रुतबा इतना बढ़ गया कि साल 1971 में सैन्य तख्ता पलट के दौरान वो रसोइये से सीधा मेजर जनरल बन चुका था। 1971 में ईदी अमीन ने मिल्टन ओबेडो को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया। ईदी अमीन की जन्म तिथि के बारे में कोई भी शोर नहीं है। हालांकि माना जाता है कि 1925 के आसपास उसका जन्म हुआ था और ईदी अमीन ने 1971 से 1979 यानी लगभग 8 साल तक युगांडा का सैन्य शासन संभाला। इस तानाशाह के शासन को ह्यूमन राइट्स एब्यूज, राजनीतिक दमन, जातीय उत्पीड़न, गैर कानूनी हत्याओं, पक्षपात, भ्रष्टाचार और सकल आर्थिक कुप्रबंधन यानी ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। कुछ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का मानना है कि उसके शासन में 1 लाख से 5 लाख के बीच लोग मार डाले गए थे। 1978 में तंजानिया के कंगेरा प्रांत को जीतने की कोशिश युगांडा तंजानिया युद्ध और उसके शासन के पतन का कारण बना। ईदी अमीन ने बाद में लीबिया और सऊदी अरब में निर्वासित जिंदगी जीना शुरू किया, जहां 16 अगस्त 2003 को उसकी मौत हो गई।
इस तानाशाह ने कभी भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी और ना ही उसने किसी को आधिकारिक रूप से अपने जीवन के बारे में लिखने के लिए कहा था। इस बारे में अभी तक रहस्य है कि उसका जन्म कब और कहां हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है युगांडा में कि उसका जन्म 1925 के आसपास कोबोको या फिर कंपाला में हुआ था। युगांडा के जनरल ने घोषणा की कि एशियाई मूल से जुड़े सभी युगांडा के नागरिकों को या तो देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा या फिर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। 1972 और 1973 के बीच युगांडा के लगभग 7,000 एशियाई कनाडा आ चुके थे। 25 जनवरी 1971 को एक सैन्य तख्तापलट कार्रवाई द्वारा ईदी अमीन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अमीन के वफादार सैनिकों ने युगांडा में घुसने के मुख्य रास्ते एंटेब्बे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सील कर दिया और कंपाला पर कब्जा कर लिया। सैनिकों ने पूर्व शासक ओबेटे के निवास को घेर लिया और आने जाने वाले जो खास रास्ते थे उनको बंद कर दिया। रेडियो पर युगांडा के लोगों के नाम एक घोषणा की गई ईदी अमीन की तरफ से, जिस पर उन्होंने पूर्व सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि उस समय युगांडा के ज्यादातर लोगों ने ईदी अमीन का समर्थन किया और उसने घोषणा की कि सैन्य सरकार एक काम चलाओ सरकार के रूप में काम करेगी जब तक कि नए चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती और नए राष्ट्रपति को नहीं चुन लिया जाता। लेकिन ईदी अमीन ने कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए सरकार चलाने के लिए तख्तापलट नहीं किया था। उसके दिमाग में जो चीजें चल रही थी वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गई थी। तख्तापलट के सिर्फ एक हफ्ते के बाद 2 फरवरी 1971 में अमीन ने खुद को युगांडा का राष्ट्रपति, सभी सशस्त्र बलों का प्रमुख कमांडर, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ घोषित कर दिया। उसने घोषणा की कि वे युगांडा के संविधान के कुछ प्रावधानों को रद्द कर रहा है और बहुत जल्दी उसने सैन्य अधिकारियों से बनी एक रक्षा सलाहकार कमेटी का गठन किया जिसका अध्यक्ष उसने खुद को बनाया। कंपाला में बने हुए राष्ट्रपति भवन का नाम बदलकर उसने द कमांड पोस्ट कर दिया और पिछली सरकार द्वारा बनाई गई ज्यादातर योजनाओं को उसने खत्म कर दिया। 1972 में युगांडा में एशियाई लोगों के निष्कासन के बाद, जिनमें से अधिकांश भारत के लोग थे, भारतीय सरकार ने युगांडा से अपने सारे राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। 1979 वो साल था जो ईदी अमीन के पतन का कारण बना। ईदी अमीन के विद्रोहियों द्वारा बनाई गई सेना युगांडा नेशनल लिबरेशन आर्मी ईदी अमीन की सेना पर भारी पड़ गई। उसकी सेना लगातार पीछे होती चली गई और लीबिया के शासक मोअम्मर अल गद्दाफी की सहायता के बावजूद 11 अप्रैल 1979 को कंपाला पर कब्जा होने के बाद उसे राजधानी से भागना पड़ा। सबसे पहले वो बचने के लिए लीबिया भागा और जहां वो 1980 तक रहा और उसके बाद सऊदी अरब में बस गया, जहां पर सऊदी शाही परिवार ने उसे शरण दी। सऊदी अरब के एक अस्पताल में 16 अगस्त 2003 को ईदी अमीन ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और उसे जेद्दा में रुवेस कब्रिस्तान में दफना दिया गया।